गुड मॉर्निंग साथियों। आज इस क्लास के अंदर हम रिवीजन करेंगे। पीछे हमने जो 5-10 क्लासों के अंदर जो भी पढ़ा है, जहां से हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों की शुरुआत की है, उनसे संबंधित जितने भी जो क्वेश्चन आंसर मैं आपसे कमेंट में पूछता हूं कि आप उनका जवाब कमेंट में दिया करें। उन क्वेश्चनों के जवाब आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, उनके जवाब नहीं बताता हूं। उनके जवाब आपको कमेंट में देना होता है, तो आप देते हो या नहीं देते हो वो आपकी मर्जी है। पर मैंने जो शुरुआत की है उसी क्रम के हिसाब से आज जो जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे हैं आपसे, उन क्वेश्चनों के जवाब है इस क्लास के अंदर देखेंगे, जिससे हमारा जो पीछे हमने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर ही कर ले, क्योंकि आपका जब तक एग्जाम होता है तब तक आपको हिंदी में मैं इस प्रकार कर दूंगा कि हिंदी आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी हिंदी है वो बहुत ही शानदार हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 100 में से 100 क्वेश्चन वहां पर करके आ जाओगे, पर मैं ये गारंटी जरूर लेता हूं कि जो एग्जाम होता है उसकी जो मेरिट होती है, उस मेरिट को आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। उससे पहले आपको और बता दूं एक सूचना कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड है उसका पहले से ही मैंने अच्छे से करवा रखा है कोर्स, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर वो सारे वीडियो मिल जाएंगे फर्स्ट ग्रेड के नाम से और सेकंड ग्रेड के नाम से, आप उसको देख लीजिए। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इसकी जो पीडीएफ फाइल है वो सेंड करता रहता हूं, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहां से उसको पढ़ सकते हो। अब देखिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो रिवीजन क्लास है, जो क्वेश्चन हमने पीछे देखे हैं उनके जवाब आपने कमेंट में दिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिए तो आज के बाद देना शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन होता है, अभ्यास होता है। मेरा कोई फायदा नहीं होता है कि मेरा कोई फायदा होता है, आपका फायदा होता है, तो आप जरूर। मैं अगर फायदे की बात करें तो फायदे के हिसाब से देखता तो मेरे अभी 520 सब्सक्राइबर है, 520 के लगभग सब्सक्राइबर है, और मैंने 900 से कुछ वीडियो ज्यादा है, 934 से ज्यादा वीडियो है मैंने अपलोड कर दिए। तो मेरा जो एक मेन मोटिव है वो ये है कि जो मेरे को जो कुछ आ रहा है वो मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो इतना मेरे को अगर ये होता तो मैं 2-4-5 महीने काम करके इस पे छोड़ देता, ठीक है। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, आपको फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है? तो हमने पढ़ा है कि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लेखक है वो गारसा देतोसी है, जिसने इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जो 1839 ईस्वी में शुरुआत में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। वैसे मैंने अच्छे से आपको समझा है। गारसा देतोसी द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? तो उसका आंसर मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, बाकी आगे इसका आंसर और लिखा हुआ देख लेते हैं। तो ये रहा गारसा देतासी द्वारा लिखित ग्रंथ इस्तवार दे ला लिटरेटिव हिंदुस्तानी। क्योंकि ये फ्रेंच भाषा में था इसलिए इस प्रकार का नाम है, जो थोड़ा आपको याद होने में जो प्रॉब्लम हो रही, पर बार बार इसको देखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, गारसा देतोसी द्वारा रचित ग्रंथ में कुल कितने कवि शामिल थे? तो हमने देखा है कि 738 कवि है वो इसके अंदर शामिल थे। फिर आगे आगे हमने बढ़ा था, तो आगे वाले में जो इससे आगे जो कविता उसमें 1003 थे, फिर इसके बाद में 952 थे, 952 थे। इस प्रकार हमने देखा है आगे आगे। फिर जो 4591 थी, फिर 1000 कवि थे, ठीक है। किस किस के अंदर थे? तो ये जो हमारे गारसा देतासी वाले में थे, ये शिव सिंह सेंगर वाले में थे। 952 है वो जॉर्ज गिरिसेवन वाले में थे, और ये जो 4591 मिश्र बंधु वाले में थे, और ये 1000 जो कवि है वो हमारे रामचंद्र शुक्ल वाले में थे। तो मैंने अच्छे से आपको ये सारी बातें बता दी है। गारसा देतोसी द्वारा रचित ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वर्त संग्रह कहा है, फिर आगे वाले को बड़ा वर्त संग्रह कहा, फिर उसको ऐसे आगे वाले बड़ा भारत वर्त संग्रह कहा, जो हमने अच्छे से देखा है। आगे देखिए,
5 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है गारसादे तोशी द्वारा रचित ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो गारसादे तोशी द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वारसे ने किया था। कब किया था? 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में। 6 नंबर है शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। तो शिव सिंह सेंगर है वो 1883 ईस्वी में है। जो 1 नंबर पे हमारा गारसादे तोशी था, 2 नंबर पे शिव सिंह सेंगर था। और इसकी भाषा की बात करें तो इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा था। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में प्रकाशित प्रथम इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो अभी मैंने ऊपर बताया शिव सिंह सरोज है, जो शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि है वो पुष्प या पुंड कवि को माना है। पीछे की जो हम बात करें तो गारसादे तोशी उसने जो कवियों का वर्णन दिया उसके अंदर प्रथम जो कवि है उसको नाम है वो अंगद है, ठीक है। और जो लास्ट का कवि है वो हेमंत पंत है, हेमंत पंत है, ये भी ध्यान में रखना है। और जो शिव सिंह सेंगरवाल है उसने प्रथम कवि पुष्प कुंड या पुष्पदन इस प्रकार के इसके नाम है। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित ग्रंथ में कुल कितने कवियों को शामिल किया गया है? तो शिव सिंह सेंगरवाल अभी मैंने आपको बताया 1003 कवियों को शामिल किया गया है। 10 नंबर, हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा लेखक किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा लेखक है वो शिव सिंह सेंगर है। प्रथम है वो कौन है? हमारा गारसादे तोशी है और दूसरा शिव सिंह सेंगर है। हिंदी की भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा के हिसाब से शिव सिंह सेंगर है वो प्रथम हो जाते हैं, हिंदी भाषा के हिसाब से प्रथम हो जाते हैं और इतिहास लेखन के हिसाब से दूसरे हो जाते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास अंग्रेजी भाषा में लिखने वाले विद्वान थे। तो हमें पता है जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन। पहला जो गारसादे तोशी उसने फ्रेंच भाषा में लिखा, शिव सिंह सेंगर ने हमारे किस भाषा में लिखा? हिंदी भाषा में लिखा। इसके बाद में 3 नंबर पे गारसादे तोशी ने लिखा, सॉरी जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने लिखा है जिसने अंग्रेजी भाषा में लिखा है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जॉर्ज गिरियसन द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य इतिहास को रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है? तो बड़ा वर्त संग्रह। गारसादे तोशी वाले को वर्त संग्रह कहा है और जॉर्ज गिरियसन वाले को बड़ा वर्त संग्रह कहा है। 13 नंबर देखिए, भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किस विद्वान ने कहा है? तो भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किस विद्वान ने कहा है? जॉर्ज गिरियसन ने, जॉर्ज गिरियसन ने, जो आगे इसका आंसर है। ये रहा जॉर्ज इब्राहिम गिरियसन ने भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल कहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज गिरियसन द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो जॉर्ज गिरियसन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा उसका नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब प्रकाशित? 1888 ईस्वी में। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज गिरियसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष जो ऊपर अभी बताया मैंने 1888 ईस्वी। 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है? तो मिस्र बंधुओं में मैंने आपको 3 नाम बताए थे, श्याम बिहारी मिश्र है, सुखदेव बिहारी मिश्र है और गणेश बिहारी मिश्र है। एक नाम मैंने आपको बताया कि जो कृष्ण बिहारी मिश्र है, जो अक्सर देखकर ऑप्शन में पूछते, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मिस्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित ग्रंथ का क्या नाम है? तो मिस्र बंधु विनोद, इन्हीं के नाम पे तो ज्यादा रखने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 नंबर क्वेश्चन, मिस्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित ग्रंथ के दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरे भाग का प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि मिस्र बंधु विनोद है उसके 4 भाग है। कितने भाग थे? 4 भाग थे। तो उसके अंदर जो फर्स्ट भाग है, फिर सेकंड भाग है, फिर थर्ड भाग है और फिर फोर्थ भाग है। तो ये 4 भाग हो गए। तो पहले जो 3 भाग है यहां से लेकर यहां तक, उसका जो प्रकाशन है वो 1913 है और जो लास्ट वाला है उसका प्रकाशन है वो 1934 ईस्वी है। तो ये ध्यान आपको अच्छे से रखना है। 3 का जो प्रकाशन है वो 1913 ही माना गया है और 1913 ही है, माना नहीं गया है। 19 नंबर, मिस्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम से पुकारा है? तो मिस्र बंधु
बंधुओं द्वारा जो प्रकाशित है उसको बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह कहा है। तो मैंने आपको 3 नाम बता दिए, वर्त संग्रह, बड़ा वर्त संग्रह और बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह। और इसका एक नाम और है, प्रकांड कवि वर्त संग्रह, प्रकांड कवि वर्त संग्रह, ये भी नाम आता है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। देखिए ये जो क्लास है इसमें से मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्लास को आप अच्छे से देख लीजिए। पीछे वाली क्लास से अगर देखते आ रहे हो तब तो वो सोने पे सुहागा है, परंतु अगर पीछे वाली क्लास आपने नहीं भी देखी है तो भी इस क्लास को अगर आपने देख लिया तो भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन है वो पक्का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप नियमित जुड़े रहिए, आपको अच्छा फायदा होने वाला है। मिस्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित ग्रंथ की भाषा है, तो मिस्र बंधुओं ने जो ग्रंथ लिखा है वो हिंदी भाषा में लिखा है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रकाशित इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो एक ऑथेंटिक ग्रंथ है और मोस्ट रचना है जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, हिंदी भाषा का इतिहास। जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी भाषा का विकास नाम से प्रकाशित हुई थी। 22 नंबर का क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रकाशित चिंतामणि के कितने भाग है? तो चिंतामणि है वो 4 भाग है और ये क्या है? निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है। चिंतामणि क्या है? निबंधों का संग्रह है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का क्या नामकरण दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। आगे देखिए 24 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल की समय सीमा मानी है। तो रीति काल की जो समय सीमा है तो 1700 विक्रमी से लेकर 1900 विक्रमी से मानिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 विक्रमी से आदिकाल की शुरुआत की है, जो मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। फिर इसको 1375 से रखा है, फिर 1375 से 1700 से जो भक्ति काल को रखा है, फिर 1700 से 1900 तक हमारे किसको रखा है? रीति काल को रखा, फिर 1900 से आगे जो हमारा आधुनिक काल है उसकी शुरुआत की है। 25 नंबर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों व लेखकों को शामिल किया? जो शुरुआत में मैंने बता दिया था 1000 कवियों को। आगे देखो 26 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक कौन माने जाते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक कौन माने जाते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27 नंबर, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में, और जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। 28 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। इनकी 3 रचनाएं थी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य की भूमिका। इस प्रकार करके इनकी 3 रचनाएं है। 29 नंबर, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याख्यातों का युग किसने कहा है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 30 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आधुनिक काल की समय सीमा मानी है। तो आधुनिक काल जो लास्ट वाला जो काल है वर्तमान में चल रहा, तो 1800 ईस्वी से लेकर 1952 ईस्वी तक इन्होंने वो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा मानी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो डॉक्टर नगेंद्र है उसका हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास, और कब प्रकाशित हुआ? तो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो इतिहास ग्रंथ है उसका नाम है हिंदी साहित्य का वर्ध इतिहास, जो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कितने भागों में हुआ था? 10 भागों में, 10 भागों में प्रकाशित हुआ था। 32 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल है जो शुरुआत हुई है उसकी समय सीमा 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक मानी है। फिर आगे इसी प्रकार आगे बढ़ा, इसको भक्ति काल है उनको 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक माना है। फिर हमारा रीति काल आता है उसको इन्होंने 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक माना है।
जो मध्य तक है, ठीक है, ये मध्य वाला शब्द आपको ध्यान में रखना है। और फिर आगे वो आधुनिक काल है, वो 19वीं से लेकर अब तक माना है। फिर इन्होंने जो अलग अलग जो आधुनिक काल है उसके भी काल विभाजन किए, पुनर्जागरण काल है, जागरण सुधार काल है, छायावाद काल है, इस प्रकार आगे आगे उन्होंने इसका काल विभाजन किया, जो मैंने अच्छे से आपको उन क्लासों में बताया है। आगे बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 1915 ईस्वी में डॉक्टर नगेंद्र का जन्म हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1999 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र 99 इस प्रकार आप ध्यान में रखोगे हो जाएगा। 34 नंबर। बाकी इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई ताबीज नहीं है। इसका एक ही फॉर्मूला है कि आपको बार बार अध्ययन करना पड़ेगा, बार बार आपको अध्ययन कराना पड़ेगा। बार बार अध्ययन करोगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आने लग जाएगी। बाकी आप सोच रहे हो कोई मंत्र है, कोई शॉर्ट ट्रिक है, कोई नहीं है, ठीक है। बार बार आपको याद करना पड़ेगा, बार बार रिविजन करना पड़ेगा। तो 34 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो 10 भागों में प्रकाशित हुआ था। रीति काव्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की है। आगे देखो, तो ये रहा आंसर डॉक्टर नगेंद्र। 36 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उनका जन्म 15 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था? 15 सितंबर 1905 ईस्वी को हुआ था। बात करते हैं मृत्यु, तो 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसकी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। 1999 वो नगेंद्र की। तो पास पास में इस प्रकार टच करके भी याद कर सकते हो आप। 36 नंबर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य ग्रंथ का क्या नाम है? तो इनका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और कब प्रकाशित हुआ था? 1938 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। 38 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि चारण काल कहा है। संधि चारण काल कहा, क्योंकि इन्होंने जो काल का विभाजन है वो 5 भागों में कहा है, किया है। एक हो गया संधि काल, एक हो गया चारण काल, फिर हमारा भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। इसी प्रकार इन्होंने नाम रखे। और इन्होंने जो संधि काल है उसकी जो शुरुआत है वो 750 विक्रमी से कर दी थी। 750 विक्रमी से लेकर 1000 विक्रमी तक, ठीक है। इन्होंने विक्रम सन में किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भी विक्रम सन में इसका काल का विभाजन किया है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य किस विद्वान ने कहा है? तो वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। ज्ञानाश्रयी शाखा है उसको इन्होंने संत काव्य कहा है, और जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसको इन्होंने सूफी काव्य कहा है। 40 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का अभी मैंने आपको बता दिया 1938 ईस्वी में, आलोचनात्मक इतिहास। 41 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, आदिकाल को जय काव्य काल नाम किसने दिया है? तो ये डॉक्टर रमा शुक्ल रसाल ने कहा है। जय काव्य काल आदिकाल नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो ये सारे नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा प्रकाशित ग्रंथ का क्या नाम है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे हमारा क्वेश्चन है 43 नंबर का, शालिभद्र सूरी को हिंदी साहित्य का पहला कवि किसने माना है? तो देखिए, शालिभद्र सूरी है उसको हिंदी साहित्य का पहला कवि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। और जो रामकुमार वर्मा उन्होंने हिंदी का पहला जो कवि है वो स्वयंभू को माना है। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हिंदी कोविद रत्नमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हिंदी कोविद रत्नमाला ग्रंथ है उसके लेखक बाबू श्याम सुंदर दास है। कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास है। और जो हिंदी कोविद रत्नमाला जो ग्रंथ है उसका जो प्रकाशन है वो 2 भागों में हुआ था। पहली बार है वो 1909 में हुआ था, 1909 में हुआ था। और दूसरी बार है वो 1914 में हुआ था। दोनों सन आपको ध्यान में रखनी है। 43 नंबर का हमारा जो क्वेश्चन है वो है,
रमा शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? तो रमा शंकर शुक्ल रसाल है, उन्होंने रीतिकाल को कलाकाल कहा है, कलाकाल कहा है। ठीक है, तो ये 45 क्वेश्चन है जो हमने इस क्लास के अंदर अच्छे से देखे। इसके बाद में आगे चंद्रवरदाई है, उसको हम अगली क्लास यानी कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, इसको चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो क्वालिटी की जो चीज है वो आपको मैं दे रहा हूं, तो आप नियमित मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।